दोस्तों मेरा नमस्कार। आई निमेश डबराल वेलकम यू ऑल टू एसएट क्लासेस एंड आई होप यू आर ऑल डूइंग ग्रेट। तो दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ आवर मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियोस ऑफ पॉलिनोमियल एंड इस वीडियो में हम जो हमारे पॉलिनोमियल्स के और भी क्वेश्चंस हैं उनको भी कवर करेंगे। तो जो मैं अपने कोचिंग में बच्चों को मुश्किल क्वेश्चंस देता हूँ या थोड़े अलग टाइप के क्वेश्चंस देता हूँ जिनमें उन्हें लगता है कि ये उनसे नहीं हो पा रहा है या कुछ स्पेशल थोड़ा सा ट्रिक लगानी पड़ती है, तो वो क्वेश्चंस को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ जो उन बच्चों को मज़ा आया है वो मज़ा मैं सारे बच्चों को कोशिश करता हूँ कि सारे बच्चों को मिले। तो चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा मतलब इस वीडियो में हमारे जो आगे क्वेश्चंस हैं बचे हुए उनको, तो पहला क्वेश्चन इस वीडियो का बोलता है इफ बीटा एंड 1/बीटा आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल a स्क्वायर प्लस a x स्क्वायर प्लस 61x प्लस 6a। तो हमारे पास पॉलिनोमियल ये गिवन है, ठीक है, और बोल रहा है कि अगर बीटा एंड 1/बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल, तो हमें क्या करना है, हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसमें कैसे फाइंड करेंगे, तो इसका आपके पास क्या है वो तरीका। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हमारा आपको पता होगा कोफिशिएंट्स एंड हमारे रूट्स के बीच में एक रिलेशन होता है, और अगर आपको नहीं पता है तो आप पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा बेसिक हमारे फॉर्मूले होते हैं पॉलिनोमियल्स के लिए, और इन फॉर्मूले के बिना तो आपका पॉलिनोमियल्स बहुत ज्यादा इनकम्प्लीट है, मतलब स्टार्टिंग के कुछ चीज वो है, ठीक है। तो देखते हैं, अगर यहाँ पे देखो अल्फा प्लस बीटा होता है तो ये इनका रिलेशन होता है माइनस बी अपॉन ए, एंड अल्फा इंटू बीटा जो होता है वो होता है सी अपॉन ए। तो मुझे नहीं लगता है यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा काम आएगा, बट फिर मैं लिख के दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आएगा बीटा प्लस 1/बीटा is equals to minus 61 upon a square plus a, and यहाँ पे आएगा बीटा इंटू बीटा, बीटा इंटू 1/बीटा is equals to 6a upon a square plus a, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, देखो अल्फा प्लस बीटा तो बीटा प्लस 1/बीटा is equals to माइनस बी अपॉन ए, ठीक है। तो 61 आपका बी है तो माइनस बी आता है यहाँ पे अपॉन ए, है ना। उसके बाद हमने क्या, अल्फा इंटू बीटा, तो बीटा इंटू 1/बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए, तो वही सी अपॉन ए यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद देखते हैं आगे। अब देखो यहाँ पे क्या होगा ना, यहाँ पे बीटा क्या होगा, एलिमिनेट नहीं होगा, फिर क्या होगा, इस इक्वेशन में दो हमारे वेरिएबल्स आ जाएंगे जिससे हमें दिक्कत होगी। बट अगर यहाँ पे देखोगे आप, तो इसमें क्या होगा, जो हमारा बीटा है वो एक दूसरे कैंसिल हो जाएगा आपको, और आपको बहुत इजीली क्या मिल जाएगा यहाँ पे, ए स्क्वायर प्लस ए इज इक्वल्स टू 6a। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, ये जब यहाँ पे आएगा तो ए स्क्वायर माइनस 5a हो जाएगा, माइनस होने के बाद इज इक्वल टू 0, ए कॉमन ले लो, यहाँ से आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस माइनस, सॉरी ए स्क्वायर नहीं आएगा, ए माइनस 5 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ पे या तो ए की वैल्यू आएगी 0 या तो ए की वैल्यू आएगी 5। तो मुझे बताओ कौन सी वाली सही वैल्यू होने वाली है, ठीक है। यहाँ पे दोनों वैल्यू सही, मतलब दोनों वैल्यू सही होगी, इनमें से ए की वैल्यू सही है जो कि है आपकी a is equals to 5। क्यों है ऐसा, क्योंकि देखो अगर a 0 हो गया तो 0 होगा, यहाँ पे 0 प्लस 0 0 और 0 इंटू एक्स स्क्वायर 0 हो जाएगा, जिसकी वजह से देखो एक्स स्क्वायर ही गायब हो जाएगा, और अगर एक्स स्क्वायर ही गायब हो जाएगा तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस बात की है, ठीक है, हमारा पॉलिनोमियल किस बात का हो गया। इसीलिए यहाँ पे वैल्यू क्या होगी, हमारी a की 5 ही रहने वाली है, ठीक है। तो चलिए आगे कर लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और हाँ एक और बात, देखो यहाँ पे क्या होता है कि बच्चे क्या करते हैं, यहाँ से ए कॉमन लेके ए से ए काट देंगे, बट ऐसा मत करना प्लीज, क्योंकि देखो इस केस में क्या हुआ है कि ए की वैल्यू 0 जो आई है वो एक्सेप्टेबल नहीं है, मतलब कि वो हमारे इक्वेशन के हिसाब से सही नहीं है। बट क्या होता है, कई बार क्या होगा कि ए की वैल्यू या कोई भी हमारा वेरिएबल है उसकी वैल्यू जो 0 आएगी वो भी एक्सेप्टेबल होती है, और अगर आपने उसकी वैल्यू 0 नहीं निकाल के दिखाई, ठीक है, यहाँ पे अगर आप ए से कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पे ए की वैल्यू आएगी वो है 5, ठीक है। तो क्या होगा कि आपका आंसर इनकम्प्लीट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसलिए हमेशा दो आंसर्स निकाल के जो आंसर एक्सेप्टेबल होता है उसको आप लिख देना कि ये हमारा आंसर होने वाला है, और ये नॉट पॉसिबल लिख देना दूसरा वाला। और अगर होता है कि दोनों ही आंसर सही है, मतलब इक्वेशन के हिसाब से, तो आप लिख देना कि ये दोनों इसकी वैल्यूज होने वाली है, ठीक है। तो कभी ऐसे मत काटिएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के सॉल्व करना, क्योंकि क्या होगा कि अब आप बड़े हो चुके हैं, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना आता है। ये छोटे बच्चों के लिए होता है जहाँ पे उनको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना नहीं आया है,
तो इसीलिए इसका ध्यान रखना। तो चलिए देखते हैं हमारा तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो हमें क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। तो दे रखा है इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल fx is equals to x square minus p into x plus 1 minus c, show that 1 plus alpha into 1 plus beta is equals to 1 minus c। तो हमें ये दिखाना है, तो कैसे दिखाएंगे वो देख लेते हैं। तो फिर से क्या करते हैं, यहाँ पे हमारे रूट्स और कोफिशिएंट्स के बीच का रिलेशन हम यहाँ पे एस्टैब्लिश करते हैं। पहले तो हमें पता है कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू होगा माइनस बी अपॉन ए। सबसे पहले तो ये भी करने से पहले आप क्या करते हैं, इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स माइनस पी माइनस सी। तो यहाँ से आ जाएगा फर्दर हमारा आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स माइनस पी प्लस सी। ये हमारा ऐसा कुछ हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना कि ये जो x प्लस 1 के साथ 1 है इसको अलग कर देना है, क्योंकि एक कांस्टेंट टर्म बनेगी। तो हमें x का कोफिशिएंट और x स्क्वायर का कोफिशिएंट और जो हमारा कांस्टेंट टर्म है उसको अलग करना पड़ता है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। यहाँ पे आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस बी अपॉन ए क्या है यहाँ पे माइनस पी। तो माइनस ऑफ माइनस पी अपॉन ए हमारा है 1। तो यहाँ से आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू पी। ठीक है, और यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा देख लेते हैं। अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए होता है, तो सी यहाँ पे माइनस सी है। सॉरी माइनस सी नहीं, मैंने चेंज करके देखो यहाँ पे आएगा माइनस ऑफ पी प्लस सी अपॉन ए। तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा आ गया आपका माइनस बी माइनस सी कर देते हैं, क्योंकि आगे हमें यही करना पड़ेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए आगे देखते हैं क्या करना है। अब हमें क्या करना था, 1 प्लस अल्फा इंटू 1 प्लस बीटा निकालना है। तो पहले इसको क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो क्या आएगा 1 प्लस अल्फा इन प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये कुछ ऐसा आएगा। तो देखते हैं 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा, ये तो साथ लिख लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा भी साथ में। तो देखो हमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पता है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 1 प्लस पी प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है माइनस पी माइनस सी। तो पी से पी कैंसिल, आगे आपका आंसर 1 माइनस सी। तो ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं था ये। ठीक है, थोड़ा अलग क्वेश्चन था इसीलिए यहाँ पे करवा लिया। ठीक है, तो आप नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है मैं पागल हो गया हूँ, क्योंकि मैं खाली कैमरे को देख के स्माइल कर रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें करना है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज। तो कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। यहाँ पे देखो हमें क्या करना होता है कि जो कांस्टेंट टर्म और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है उसका मल्टीप्लिकेशन क्या करना पड़ता है, हमें उसको ऐसे फैक्टराइज करना पड़ता है कि ऐड होके तो हमारे जो बी वाली टर्म है वो आए, और मल्टीप्लाई होके हमारी जो सी और उसको मल्टीप्लाई करके आया था वही आए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखें तो इन दोनों को मैं अगर करूँ तो यहाँ पे देखो 4 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको हमें ब्रेक करना है कुछ ऐसे। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे हमारा ए ही है सिर्फ, ठीक है, ए स्क्वायर नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, इस स्क्वायर को ब्रेक कर सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी में। क्यों कर सकते हैं ऐसा, क्योंकि आपको हमारी अलजेब्रिक आइडेंटिटी पता है ना, कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो वही हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे, तो वो यूज कर लिया अब हमने। अब इस 4 का क्या करें, तो क्या करते हैं, इसको भी हम 2 टुकड़ों में तोड़ देते हैं, तो ये आ जाएगा ऐसा कुछ। अब तीसरा स्टेप है कि हमें देखना है कि हमें यहाँ पे प्लस माइनस करने के बाद साइन क्या चाहिए। देखो क्योंकि क्या है यहाँ पे इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो देखो 2b प्लस का 2b और माइनस का 2b कैंसिल तो हो जाएगा, पर जब हम यहाँ पे 2a ऐड करेंगे तो क्या आएगा, प्लस का 4a आएगा, और प्लस का नहीं है इसका 4a चाहिए, माइनस का 4a। तो देखते हैं क्या करते हैं, तो यहाँ पे करते हैं अगर हम क्या करें इन दोनों को ही माइनस का कर दें, तो माइनस का करेंगे तो देखो माइनस 2a माइनस 2b माइनस 2a प्लस 2b हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये देखो माइनस अंदर जाएगा तो ये प्लस का, तो ये सॉरी ये a को ही कैंसिल कर दिया मैंने, माइनस 2a, तो ये 2b से 2b कैंसिल और माइनस 4a हो जाएगा। ये तो दिख रहा होगा आपको, देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके भी प्लस का 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आएगा, ऐड करके माइनस 4a मिल रहा है, तो बहुत अच्छी बात हो गई, हमारा काम समाप्त हो चुका है। तो यहाँ पे
करते क्या करेंगे, 4x² माइनस 2a प्लस बी माइनस 2a प्लस बी, यहाँ पे x a माइनस बी, सॉरी यहाँ पे a माइनस बी एक्स प्लस a² माइनस b²। ठीक है, ये हो गया। तो अब इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। आप ये नोट कर लीजिएगा, मैं यहाँ से मिटा देता हूँ ताकि जब ना हो रहा है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखो 2 और x कॉमन आ जाएगा, तो 2x कॉमन अंदर बचेगा, यहाँ पे 2x माइनस a प्लस बी। ठीक है, ये बचेगा हमारा। फिर देखते हैं यहाँ पे देखो माइनस माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा, 2 तो कॉमन ले नहीं सकते। ठीक है, तो a माइनस बी कॉमन ले सकते हैं, तो माइनस ऑफ a माइनस बी इंटू 2x। देखो अभी माइनस कॉमन लिया था तो देखो ये प्लस का माइनस हो जाएगा, तो माइनस ऑफ a प्लस बी बचेगा अंदर, क्योंकि देखो a² माइनस b² से आपका आकर अंदर हो गया, a माइनस बी कॉमन जा चुका है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। अब देखो ये और ये दोनों चीजें इसके कॉमन आ रही हैं, तो इनको कॉमन ले लेते हैं, तो बचेगा क्या, 2x माइनस a प्लस बी। ठीक है, फिर यहाँ पे बचेगा 2x माइनस a माइनस बी, ये कुछ ऐसा बचने वाला है। इज इक्वल्स टू 0 भी है, इज इक्वल्स टू 0 भी है और इज इक्वल्स टू 0 भी है। फिर यहाँ से देखो अगर आप सॉल्व करोगे अलग अलग, तो यहाँ पे आएगा a प्लस बी इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से देखेंगे तो 2x इज इक्वल्स टू a प्लस बी, क्योंकि देखो माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो x इज इक्वल्स टू a प्लस बी बाय 2। ये आ रहा है आपका आंसर x की वैल्यू। ठीक है, उसके बाद देखिए 2x माइनस a माइनस बी इज इक्वल्स टू 0 पुट करके ये आएगा 2x इज इक्वल्स टू a माइनस बी, और ये आएगा x इज इक्वल्स टू a माइनस बी अपॉन 2। तो ये आपका सोल्यूशन हो गया। ठीक है, तो अब मैं ये करता हूँ, दोबारा एक बार समझा देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो देखो आपको पता है फैक्टराइजेशन करने के लिए हम क्या करते हैं, हम करते हैं जो हमारा कांस्टेंट टर्म है और हमारा x² का कोएफिशिएंट है उसका मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अगर x² का कोएफिशिएंट 1 है तो कोई दिक्कत नहीं होती, तब तो डायरेक्टली कर लो कांस्टेंट टर्म को फैक्टराइज। बट अभी क्या है, यहाँ पे x² कोएफिशिएंट 1 नहीं है, कुछ नंबर है, तो इसको हम क्या करेंगे, c के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और जो भी आता है हम इस नंबर का फैक्टराइजेशन करके ऐसे दो नंबर्स बनाते हैं जो ऐड होके या सब्ट्रैक्ट होके क्या है आपको, जो हमारा b वाला टर्म है। ठीक है, अब यहाँ पे b वाला टर्म क्या है, माइनस ऑफ 4a। तो माइनस ऑफ 4a को देख के ही आप क्या करोगे, इसको ऐसे ब्रेक करोगे कि आपका माइनस ऑफ 4a जैसे तैसे बन जाए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखें तो हमने देखा ये a² माइनस b² है, तो a² माइनस b² को हम ऐसे फैक्टराइज कर सकते हैं कि a माइनस b एक तरफ, a प्लस b एक तरफ। जैसे ये वो किया, उसके बाद हम 4a को भी क्या कर सकते हैं, 2 into 2 में ब्रेक करके एक 2 को एक साथ, एक 2 को एक तरफ ले गए। ठीक है, तो यहाँ से आपका 2a माइनस b और 2a प्लस b बन जाता है। फिर देखो हमें क्या चाहिए था, एक काम तो हो गया, यहाँ से हमें 4a तो मिल जाएगा ऐड करके, पर यहाँ पे हमें 4a ऐसा मिलेगा पॉजिटिव का, हमें चाहिए था नेगेटिव का। तो हमने क्या किया, नेगेटिव का साइन दोनों के साथ लगा दिया। जैसे ही दोनों के साथ नेगेटिव का साइन लगाया तो आपका जो 4a अब आएगा ना सॉल्व होके, वो आ जाता है नेगेटिव। ठीक है, तो इसीलिए हमने क्या ले लिया, फिर इन्हीं को हमारे फैक्टर्स ले लिया, इनको ब्रेक किया, मतलब स्प्लिटिंग की हमने। स्प्लिटिंग करने के बाद जो जो हमारा कॉमन आ रहा है कॉमन लिया, और कॉमन लेने के बाद जो हमने क्या निकाले, फैक्टर्स निकाले हैं, उनको इंडिविजुअली 0 के इक्वल पुट किया। मुझे बताओ कि यहाँ पे जो स्प्लिटिंग करने के बाद और जो हमारे फैक्टर्स बनने के बाद ये इंडिविजुअली 0 0 क्यों लिए जाते होंगे, तो इस द्विधा को दूर करने के लिए, क्योंकि आपने आज तक कभी सोचा नहीं होगा ऐसे, तो मैं आपको यहाँ पे सोचने के लिए बोल देता हूँ। तो आप ऐसे 2 सेकंड लीजिए और थोड़ा सा इसके बारे में सोचिए, तो उसके बाद मैं आंसर बताता हूँ। वीडियो पॉज करके सोचना प्लीज। ठीक है, तो अब मैं इसके रीजन बताता हूँ। देखो हमारा आपने पढ़ा है कि जीरोस आपके क्या होते हैं, जीरोस वो नंबर्स होते हैं जो क्या करते हैं, x की जगह पे उनकी वैल्यू पुट होते ही वो पूरी इक्वेशन को क्या बनाते हैं, 0 बना देते हैं। यही होती है हमारे उसकी। तो वही सेम चीज यहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं कि हमने क्या किया, इन नंबर्स को, इस जो एक्सप्रेशन को हमने फैक्टराइज किया। अब ये इस उसके फैक्टर्स है, मतलब हमने इसको ब्रेक करके अलग अलग 2 फैक्टर्स बना दिए। अब क्या होगा कि ये इक्वेशन, मतलब जो ये इक्वेशन है, ये सिर्फ 2 तरीके से 0 हो सकती है, 0 के इक्वल हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे हमें 0 से निकालना है, तो हमारी फाइनल वैल्यू हमेशा 0 आनी चाहिए, क्योंकि 0 से निकालना है ना। तो ये एक ही तरीके से 0 हो सकती है, या तो
ये 0 के इक्वल है या तो ये 0 के इक्वल और 0 के इक्वल है, तो दोनों में से एक भी 0 हो जाएगा तो हमारा क्या होता है, पूरा एक्सप्रेशन 0 के इक्वल हो जाएगा। तो यही हम जो लॉजिक है इसका इस्तेमाल करके हम दोनों इंडिविजुअल इनको 0 के इक्वल रखते हैं और यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं कि x की वैल्यू को हम अगर ये पुट करें तो भी हमारा एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा और ये पुट करें तो हमारा तो भी एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो आप कमेंट सेक्शन में दोबारा बोल सकते हैं। तो मैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के इस लॉजिक पे आपको थोड़ी सी एक लंबी वीडियो बना के दे दूंगा ताकि आपको ढंग से समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है इस वीडियो का देख लेते हैं हम लोग। तो हमें क्या बोल रखा है कि अगर ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या है, जीरो अगर क्या है इक्वल है आपस में। ठीक है, तो हमें प्रूफ करना है कि 2a = b + c होगा। तो ये प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, आपको पता है कि जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट होता है, डिस्क्रिमिनेंट आपको याद होगा कि वो होता है d = b² - 4ac। ठीक है, आपको पता है ये b हमारा x का कोफिशिएंट, a हमारा x² का कोफिशिएंट और c हमारा किसका कांस्टेंट टर्म जो हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में होती है। ठीक है, तो अगर हमारा d क्या होता है, > 0 होता है, तो रूट्स कैसे होते हैं, ये डिस्टिंक्ट एंड अनइक्वल, अनइक्वल नहीं रियल, क्योंकि मैंने डिस्टिंक्ट तो यहाँ पे लिख ही दिया है, मैं दोबारा सेम चीज को मैं दूसरे शब्दों में लिख दे रहा था। ये d = अगर 0 होता है, if d = 0 then the roots are of the type equal and real। ठीक है, ये मतलब वो रियल नंबर्स को बिलोंग करेंगे और साथ ही साथ वो रूट्स दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, उसके बाद देखते हैं d < 0, तो यहाँ पे क्या होगा, ये हो जाएंगे नो रूट्स एग्जिस्ट। ठीक है, तो ये तीन चीजें हमने पढ़ी थी। अब देखो यहाँ पे ये वाला जो केस होता है ना, नो रूट्स एग्जिस्ट, ये आप पढ़ेंगे कि 11th में जाके जब आप कॉम्प्लेक्स नंबर्स पढ़ लेंगे ना, तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स में होता है कि जो हमारे रूट्स आते हैं ना, ये इमेजिनरी आते हैं। ठीक है, इमेजिनरी नंबर्स वाले रूट्स होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, तो वो आप आगे पढ़ेंगे, यहाँ पे तो पढ़ने नहीं वाले आप। तो चलिए, ये आप अगर आपको नहीं पता था तो नोट कर लेना, वरना अगर पता है तो कोई दिक्कत नहीं, हम इसी चीज का यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। तो उसने बोला अगर इक्वल है तो हमारी बीच वाली कंडीशन की डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए, 0 के इक्वल होना चाहिए, तो उसको 0 के इक्वल रखते हैं। तो यहाँ पे d निकालेंगे तो क्या आएगा, b²। ठीक है, तो b² मतलब b - c का होल स्क्वायर - 4ac। तो 4a है हमारा a - b और c है हमारा c - a। ठीक है, ये आ गया। तो इसको क्या होगा, ये इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो इक्वल टू 0 होता है। अब देखो यहाँ पे a - b का होल स्क्वायर लग रहा है, तो b² + c² - 2bc माइनस, यहाँ पे भी क्या करते हैं, पहले तो इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं आपस में, तो ac - a² - bc + ab, ये आ गया = 0। तो इसको और फर्दर सॉल्व करते हैं, b² + c² - 2bc -4ac + a² + 4bc - 4ab = 0, ये आ गया। इसको फर्दर देखते हैं, अगर कुछ कैंसिल हो रहा है तो हो रहा है, नहीं हो रहा है तो आगे बढ़ेंगे फिर। तो ये -2bc में इसको वो कर देगा, तो ये आ जाएगा b², a² को भी आगे जाता है, a² + b² + c² -4ac -4ab को आगे लिखते हैं, वो अच्छा लगता है ज़्यादा, 4ab -4ac + 2bc। ठीक है, तो ये -2bc और +2bc हो गया करके वो। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं हम लोग, तो यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे मुझे किस टाइप का दिख रहा है कि यहाँ पे a² + b² + c² माइनस प्लस लिख देता हूँ यहाँ पे 2 × -2a × b, इसको मैं लिख सकता हूँ -2 × 2a × c प्लस लिख सकता हूँ 2 × b × c = 0। तो
आपको ये पता होगा कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो अगर आपको ये जो हमारे अलजेब्रिक आइडेंटिटीज है ना ये याद नहीं है तो आप क्या करना, याद कर लेना, क्योंकि आपकी किसी भी अलजेब्रिक आइडेंटिटी के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और स्पेशली वो जो एक तो क्यूब वाली होती है, क्यूब वाली का जो मैंने स्पेशल वो करा रखे हैं उसके मतलब कि उनको फर्दर और मॉडिफाई करके कुछ इक्वेशन बनती है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। फिर ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल्स टू होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, ए प्लस बी नहीं सॉरी ए माइनस बी होता है उसमें। तो ये चीज़ मैंने बहुत सारी वीडियोस में करा रखा है, तो आप बाकी वीडियोस में देख के वो याद कर लेना। ट्रिग्नोमेट्री के उसमें भी करा रखा है लेक्चर्स, जो मेरे बेसिक उसके ऊपर लेक्चर्स हैं, और बाकी जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस हैं उनमें भी मैंने करा रखा है, तो आप देख लेना वो, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये वाले जो हमारे फॉर्मूले ये भी इंपॉर्टेंट है। तो किसी भी, क्योंकि क्या होता है कि कभी कभार जैसे वो कहीं बहुत सालों से क्या होगा एक पर्टिकुलर आइडेंटिटी के ऊपर अगर क्वेश्चन दे रहे होंगे ना, तो वो अब क्या करेंगे, चेंज करने की कोशिश करते हैं। और मुझे नहीं लगता ये ज्यादातर ये इतनी ज्यादा बार रिपीट होती है, तो इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो इसलिए याद कर लीजिएगा। और आइडेंटिटी आपकी बहुत सारी है, बहुत सारी भी नहीं, मतलब कम से कम 5 से 6 से 7 आइडेंटिटी तो होंगी, तो ढंग से याद कर लीजिए। ठीक है, तो अब यहाँ देखते हैं इसको हम क्या कर सकते हैं, ए स्क्वायर नहीं, यहाँ पे तो कोई थोड़ी सी दिक्कत भी है कि यहाँ पे ए के साथ 2 नहीं आ रहा है। यहाँ पे भी मैंने थोड़ा सा गलती कर दी थी, यहाँ पे जो हमारा -4 था वो सबके साथ मल्टीप्लाई होता, मैंने ए स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई नहीं किया था। तो जैसे -4 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा +4a बन जाएगा, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 4a, तो ये 4a स्क्वायर हो गया। ठीक है, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, इस वाले 4a स्क्वायर को 2a का -2a का होल स्क्वायर, देखो माइनस क्या हो जाएगा स्क्वायर होने के बाद हट जाता है। और यहाँ पे देखो अब क्या हो गया, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ac प्लस 2bc हो गया। तो ये आपका बन चुका है आपका ऐसा -2a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से स्क्वायर उधर जाएगा तो ये बन जाएगा -2a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा 2a इज इक्वल्स टू बी प्लस सी, क्योंकि मैंने क्या किया -2a को उधर भेज दिया। तो ये आपका आंसर आ चुका है वैसे, तो इसको आप नोट कर लीजिए। मैं आपको एक बार दोबारा समझा देता हूँ ताकि सबको समझ में आ जाए। देखो हमने क्या किया, उसने बोला कि ये हमारी इक्वेशन दी हुई है, या इक्वेशन दी हुई है हमारी क्वाड्रेटिक, तो उसने बोला कि जो इसका जो रूट्स है ना वो इक्वल आ रहे हैं। ठीक है, इक्वल रूट्स हैं, तो हमें पता है कि जब इक्वल रूट्स होते हैं तो इक्वेशन का जो डिस्क्रिमिनेंट होता है ना वो हमेशा 0 के इक्वल होता है। तो हमने क्या किया, यहाँ से डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकाली, वो होता है b स्क्वायर -4ac। तो हमने क्या किया, b स्क्वायर तो b माइनस सी का होल स्क्वायर -4ac, तो -4ac हुआ। तो जैसे ये हुआ तो हमने क्या किया, इसको सॉल्व किया, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -2bc ए प्लस बी ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोल दिया। यहाँ पे क्या किया, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया और फिर -4 को भी अंदर भेजा। तो यहाँ पे तो ये सेम था, यहाँ पे हो गया -4ac। देखो माइनस साइन है तो सबके साइन इन्वर्ट हो जाएंगे, तो प्लस का ac -4ac बन गया, माइनस का a स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर 4a स्क्वायर बन गया, माइनस का bc इसको मल्टीप्लाई किया प्लस का 4bc बन गया, प्लस का ab माइनस का 4ab बन गया। फिर इसको हमने क्या किया, इसको हमने फिर दोबारा जब सिंप्लीफाई करके लिखा, क्योंकि यहाँ पे देखो जो कैंसिल आउट हुआ था उसको कैंसिल आउट किया, कैंसिल आउट मतलब माइनस किया, -2bc था यहाँ पे +4bc था, तो इनको आपस में माइनस करके 2 प्लस का 2bc बच गया। फिर जो 4a स्क्वायर था उसको इनके साथ लिख दिया ताकि थोड़ा सा एक वो आ जाए, एक जो भी बोलते हैं उसे मुझे याद नहीं, बट आप समझ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया, फिर हमने इस 4a स्क्वायर को हमने लिख दिया -2a का होल स्क्वायर, यहाँ पे प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो यहाँ पे जैसे हमने इनको भी ब्रेक किया ना, तो हमें यहाँ पे ऐसा देखने को मिला कि जो माइनस का साइन है उसको हम 2 के साथ a के साथ लगा सकते हैं, और 4 में से एक 2 को भी a के साथ जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे देखो माइनस का 2 है, यहाँ पे माइनस का 2 है। ये आपने क्या किया होगा, एक 8th या 9th क्लास में जब अपने अलग अलग आइडेंटिटीज पढ़ी होगी ना, तो वहां पे ये आपने बहुत ज्यादा किया होगा। अगर नहीं किया तो बहुत बुरा किया आपने, क्योंकि अब आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है करने में। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमने फिर इसको भी हमने ऐसे ही कर दिया और उसको भी वैसे ही ब्रेक कर दिया। तो यहाँ से हमें ये मिल गया a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, फॉर्मूला।
फिर हमने स्क्वायर को उधर 0 पे भेज दिया या फिर बोथ साइड हमने रूट कर दी, ठीक है। तो यहाँ से आगे -2a + b + c = 0। तो यहाँ से माइनस का 2a उधर जा गया, चला गया और यहाँ पे आ गया आपका आंसर 2a = b + c। तो चलिए आप ये नोट कर लीजिए, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारे इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि अ डीलर सेल्स अ टॉय फॉर ₹24 and gains as much % as the cost price of the toy. Find the cost price of toy। ठीक है, हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो क्या बोल रहा है पहले देख लेते हैं कि वो बोल रहा है कि SP = है ₹24 की इतने में उसने बेचा। CP अगर हम मान लें कि वो ₹X में बेचा है, तो उसने बोला है कि उसने उसका जो टॉय का जितना CP था ना, उतना ही % उसने क्या किया है, गेन किया है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारा प्रॉफिट % लिखेंगे वो आएगा हमारा X%। ये बोलना चाहता है। अगर आपको ये समझ आता है तो आपका क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा, वरना आप अटक सकते हैं। ठीक है, अब CP जो % है, तो हम अगर हमें निकालना होता है कि प्रॉफिट कितना हुआ। जैसे मान लीजिए अगर 100 रुपए का टॉय है, ठीक है, तो 100 रुपए का जो हमारा CP है टॉय का, ठीक है, सेलिंग प्राइस मैंने बोला कि मुझे चाहिए 20% प्रॉफिट चाहिए इसमें। तो हम क्या करते हैं, CP का 20% निकालते हैं और 20% निकालेंगे तो 100 का 20% 20 आता है। ठीक है, तो 20 रुपीज उसमें ऐड करके SP निकाल देते हैं, है ना। तो वही सेम चीज यहाँ करेंगे। अगर फिर प्रॉफिट हम निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे, हमारा कॉस्ट प्राइस का हम निकालेंगे X%। ठीक है, परसेंट आया तो मैंने नीचे 100 लगा दिया, तो यहाँ पे X²/100 हमारा प्रॉफिट है। तो यहाँ पे करते ही क्या होगा, SP = होता है कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट %, है ना। प्रॉफिट % नहीं, सॉरी, प्रॉफिट जो निकला है हमारा रुपीज में। तो यहाँ पे हो जाएगा 24 = X + X²/100। तो यहाँ से आपकी इक्वेशन आ जाएगी X² + 100X - 2400 = 0। तो हमें ये करना है, इसको फैक्टराइज करके हमें आंसर निकालना होगा x का। तो यहाँ पे देखिए 2400 है और यहाँ पे 100 है। तो मैं देखूँ अगर 12 × 2 हमारा क्या होता है, 24 होता है और 12 - 2 हमारा 10 होता है। तो यहाँ पे बस एक एक्स्ट्रा 0 लगाना है। तो यहाँ पे हो जाएगा X² + 120X - 20X - 2400 ऐसा हो सकता है। देखो 120 × 20, तो 2 12 24 2400, तो 2400 आ जाएगा मल्टीप्लाई करके और सब्ट्रैक्ट करके 100 आ जाएगा। तो हमारा आंसर मिल चुका है। तो X + 120 यहाँ पे आंसर आएगा। एक आएगा, माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आएगा माइनस, और 20 कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा X + 120, ठीक है, = 0। तो एक आ गया X + 120 और एक आ गया X - 20 = 0। तो आपको बहुत आसानी से दिख रहा होगा कि X = -120 हो नहीं सकता, X = 20 ही हो सकता है, क्योंकि देखो SP ही 24 है और उसने प्रॉफिट गेन किया है। अगर 120 का टॉय होता, मतलब माइनस अगर एक बार पे ना भी होता तो भी हमारा यहाँ पे इक्वेशन में वो बैठ नहीं रहा था ढंग से, इसीलिए हमारा आंसर है X = ₹20। तो चलिए आप इसे नोट कर लीजिए, ठीक है। तो हम आपको पता चल गया होगा कि क्या करना है। CP हमारा क्या है, मान लेते हैं X रुपीज है, तो उसने X जितना हमारा न्यूमेरिकली हमारा जो CP है ना, उतना ही उसने प्रॉफिट % भी कमाया है। तो X अगर CP है तो X% की हमारा क्या होगा, प्रॉफिट %। फिर आपको पता है कि प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करते हैं हम, जो CP होता है उसका उतना % निकालते हैं जितना हमें प्रॉफिट मिला है, जितना प्रॉफिट % मिला है हमें, ठीक है। तो निकालते हैं उसे, अगर हम CP में ऐड करते प्रॉफिट को तो हमें SP मिल जाता है। ये इक्वेशन का यूज करके हम आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप मेहनत करते रहिए, ठीक है। एग्जाम्स धीरे धीरे करके पास आ रहे हैं, तो इसीलिए अपने जो एक्यूरेसी और प्रिसीशन है, ठीक है, वो सब मेंटेन करके रखिए। कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। अगर एक दिन भी आप लोग लेजीनेस दिखाएंगे, आलस दिखाएंगे, तो क्या हो सकता है, आपकी जो पढ़ने की एक लगातार वो है ना स्ट्रीक बन रही है, वो ब्रेक हो जाएगी। उसके बाद आपको अगले दिन भी आलस आएगा और धीरे धीरे करके आप बहुत दिन ऐसे खो सकते हैं। इसीलिए जब तक एग्जाम से तो लगातार आप पढ़ते रहिए, थोड़ा बहुत रिलैक्स करते रहिए बीच में, ताकि आप एकदम बोर ना हो जाए। और फिर एग्जाम जब एक बार कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद तो आपको रेस्ट मिलेगा ही। तो चलिए, थैंक यू सो मच। तब तक के लिए बाय बाय।